मोहनलाल जी ने अपने घर के 3 हिस्से कर दिए थे। उन्होंने 3 हिस्सों के चारों तरफ बाउंड्री भी बनवा दी थी ताकि आगे चलकर आपस में घर के बंटवारे को लेकर कोई विवाद पैदा ना हो सके। इस तरह एक घर में 3 घर थे जिससे सब अलग अलग रहकर भी एक साथ रहें। इसका एक बड़ा आंगन तीनों घरों से मिला हुआ था। मोहनलाल के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटों की शादियां हो गई तो उन्होंने अपने हिस्से में बने मकान रहने के लिए दे दिए गए, जबकि तीसरे हिस्से में मोहनलाल खुद रहते थे। मोहनलाल का तीसरा बेटा अजय, जो सबसे छोटा था, और उनकी बेटियां भी उन्हीं के साथ रहती थीं। जब अजय की शादी हो गई तो अजय और उसकी पत्नी ईशा भी अपने सास ससुर मोहनलाल के साथ ही रहने लगे, जिसको अजय की पत्नी ईशा ने दिल से अपना लिया था। मोहनलाल का परिवार एक जमींदार परिवार था और उसमें बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। लेकिन ऐसे परिवारों की अपनी अलग परंपरा भी होती है। ऐसे परिवारों के उसूल ज़रा मुश्किल होते हैं, जिसका परिवार के सभी सदस्यों को पालन करना होता है। हालांकि ईशा इन सभी बातों का बहुत ख्याल रखती थी और उसे घर की परंपराओं और संस्कारों का खूब ख्याल रखती थी। सास की सेवा करना, ससुर का कहना मानना, नंदों का ख्याल रखना, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती, और इस तरह सबके बदले में उसको भी खूब इज्जत और प्यार मिलता था। अजय और ईशा की शादी के 1 साल बाद उनके एक बेटी खुशी पैदा हुई। अजय अपनी बेटी से बहुत खुश था। हर वक्त उसे गोद में लिए घूमता रहता। जब खुशी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने चारों तरफ बहुत प्यार करने वाले मेहरबान लोगों को पाया। सभी उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखते। अपनी दादी दादा के लिए वह जैसे एक खिलौना थी। मोहनलाल का घर गांव में था। बड़ी ठाठ वाली जिंदगी थी। दोनों बुआ हर समय खुशी को गोद में लिए रहती। इधर दोनों ताया भी उंगली पकड़कर बारी बारी सैर कराने बाग में ले जाते। खुशी तो सभी की आंखों का तारा थी। ददीहाल में इतना प्यार मिला कि कभी ननिहाल जाने की इच्छा ही नहीं हुई। नानी के अलावा वहाँ दो मौसी थी, जबकि नाना इस दुनिया से जा चुके थे। खुशी के लिए ननिहाल वाले कोई अहमियत नहीं रखते थे। कभी ये लोग मिलते भी तो खुशी उनके पास ना जाती, जैसे कि वह उसके लिए अजनबी हों। दादा के घर में इतना प्यार मिल गया कि किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं रही। खुशी अभी छोटी सी थी कि उसके पापा अजय उसे अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे, जबकि उनके गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था। लेकिन वह उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब खुशी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए और परिवार का नाम रोशन करे। घर पर एक हाई एजुकेटेड ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया गया, जो उसको रोज़ शाम को पढ़ाने आता। किसी को पता नहीं था कि एक शाम ऐसी आने वाली है जिसके बाद खुशियाँ उनके घर में ही नहीं रहेंगी। ज़िंदगी का सफ़र तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर मंजिल कभी नहीं मिल सकेगी। खुशी की माँ ईशा की ज़िंदगी एक ऐसे फूल की तरह हो जाएगी जो खिलते तो हैं मगर किसी किताब में दबकर रह जाते हैं। इसमें कसूर किसी का भी नहीं था, ईशा का ही था। उसने अपनी बड़ी बहन के उकसाने पर खुद को परेशानियों के हवाले कर दिया था। बस एक रट उसकी ज़बान पर थी, मैं जॉइंट फैमिली में अब नहीं रहूँगी, मुझे तो बस अलग घर चाहिए। जब खुशी 6 साल की हुई तो उसकी बड़ी मौसी कुछ दिनों के लिए खुशी के घर रहने आ गई। खुशी की मौसी पहले भी कभी कभार आती थी, 2-4 घंटे रुक कर ईशा से मिलकर चली जाती थी। इस बार वह ज़्यादा दिन रहने आई तो ईशा का सारा हाल सब उसकी मौसी के सामने था। मोहनलाल के परिवार का तो रिवाज था कि सब घुल मिल कर रहते थे और बहू को रिश्तों की मर्यादा का पालन करना होता था। ईशा भी यह सारे फ़र्ज निभा रही थी, बदले में प्यार और इज्जत भी पा रही थी। वह तो खुश थी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन उसकी बहन के लिए यह सब कुछ हैरत की बात थी। उसने धीरे धीरे ईशा के कान भरना शुरू कर दिया। अरे पागल हो तुम, क्यों सास के आगे नौकरानी बनी हुई हो? जेठ जेठानियों के लिए उठकर खड़ी हो जाती हो और नौकरों की तरह हुक्म पूरा करती हो। नंदे कोई मेहमान हैं जो उनके लिए पकाती हो। ससुराल के रिश्तेदार दूर दूर से आ जाते हैं और उनके लिए खाने बनाते बनाते थक जाती हो। अरे भाई, तुम एक आज़ाद और सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान हो, यही क्या ससुराल वालों की मेहमानदारी में फंसी हो? ये सब इस जॉइंट फैमिली की वजह से है। अपने पति पर दबाव डालो कि तुम्हें अलग घर लेकर दे और तुम इन लोगों से अलग हो जाओ, ताकि अपनी मर्ज़ी से उठो बैठो, अपनी मर्ज़ी से कहीं आओ जाओ, चलो फिरो। भला ये कोई ज़िंदगी है? सिर्फ ईशा ही अपने पूरे परिवार का ख्याल नहीं रखती थी, वह सब भी ईशा का बहुत ख्याल रखते थे। उसकी एक फरमाइश पर भाग दौड़ करने लगते थे। नंदे अपनी इस भाभी के बगैर निवाला नहीं तोड़ती थी। सभी काम में एक दूसरे का हाथ बटाते थे और नौकरानी अलग थी। लेकिन ईशा की बहन के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। शायद ये था कि ईशा अलग अलग पकाए और सबसे छुप कर खाए।
घर में ही किसी चीज़ की कमी होती जो वह ऐसा करती। अगर कमी होती भी तो ये लोग ऐसे नहीं थे, ये ख़ानदानी लोग थे और खाने पीने के मामले में तो इस तरह के थे कि अपने मुंह का निवाला दूसरों के आगे रख देते थे। मेहमान नवाजी तो इनकी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा थी। कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी लगातार पत्थर पर पड़ती रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। और इन बातों ने आखिरकार ईशा के मन में ये ख्याल पैदा ही कर दिया कि हाँ, मेरी बहन ठीक रहती है। इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। अगर मैं अकेली रहती तो बस मैं और मेरे पति का ही तो काम होता। उसके बाद मैं आज़ाद कभी भी कहीं भी आ जा सकती थी। मेरी बहन सही कहती है। अब मुझे अपने पति से बात करनी ही पड़ेगी। और वह अपने पति से अलग और ससुराल से दूर रहने के लिए ज़िद करने लगी। सपना यदि हकीकत का रूप धर ले तो इंसान का मन किसी अनजानी खुशी के गीत गाने लगता है, लेकिन अगर हकीकत सपना बन जाए तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। कहा जाता है कि इंसान के नसीब का फ़ैसला पहले ही हो जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ जज्बाती फ़ैसले भी उम्र भर का दर्द बन जाते हैं। ईशा भी अपने जज्बाती फ़ैसले और ईगो की भेंट चढ़ गई। वह अगर ससुराल से अलग हो जाने की इतनी ज़िद ना करती तो शायद उनकी ज़िंदगी में जगमगाने वाली रोशनियाँ कभी अंधेरों का रूप ना लेती। उसकी आंखों में उसकी बहन ने न जाने कौन से ऐसे ख्वाब भर दिए थे कि उसने अपने प्यार का ताजमहल इन सपनों की भेंट चढ़ा दिया। उस समय उसकी आंखों पर ज़िद की पट्टी बन गई थी और कान भी घमंड से बहरे हो गए थे कि वह अपने चाहने वाले पति की बात भी ना सुन सकी। वह अपने पति की उन बातों को भी ना सुन सकी जो उन्होंने अपने जन्नत जैसे घर को बचाने के लिए की थी। अजय ने बड़े जतन किए कि वह अपना खूबसूरत आशियाना, जो बड़े बूढ़ों की दुआओं से बना हुआ था, को बिखरने से बचा ले, लेकिन सपने धरे के धरे रह गए और वह अपनी बहन के उकसाने से घर छोड़कर मायके चली गई। अजय का चैन और सुकून भी उनके साथ जाता रहा। मोहनलाल को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुद से अपनी बहू के पास जाकर बात की और उसे बड़े प्यार से समझाया, लेकिन ईशा के सर पर तो अलग रहने का भूत सवार था। उसे कोई बात कहाँ समझ आनी थी। वह ससुर जिनके आगे कभी उसने ना में गर्दन नहीं हिलाई थी, आज ज़बान से उनकी बात को ना कहने में हिचकिचा नहीं रही थी। इसके बाद वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। अजय के माता पिता ने फिर भी उसकी नासमझी मानते हुए उसके मायके उसे मनाने के लिए चले गए, लेकिन ईशा नहीं मानी कि मैं अब आपके घर में नहीं रहूँगी। मुझे अलग घर चाहिए। गांव में कोई अलग घर में रहे तो 100 बातें बनती हैं। वहाँ इकट्ठे रहने में ही भलाई होती है। ख़ास तौर पर ज़मींदारों के तो 100 दुश्मन होते हैं। अजय तो सुबह का गया शाम को घर लौटता था। खेतों के बीचों बीच अकेले में किसी घर में रहना मुमकिन नहीं था और मोहनलाल जी के लिए अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर किसी शहर में जा बसना भी मुमकिन नहीं था। मोहनलाल अभी जिंदा थे। वह बेटे बहू को और ना ही अपनी जान से प्यारी पोती खुशी को लेकर शहर जा बसने की इजाज़त दे रहे थे। सास ससुर ने खुशामद की जेठ भी मिन्नतें करते रह गए कि भाभी इस अहाते के अंदर अलग घर आपको बनवा देते हैं। बहुत ज़मीन पड़ी है, लेकिन अहाते से बाहर रहने की ज़िद ना कीजिए। यह आपके और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ईशा ने हर किसी की मिन्नत को पैर में डाल दिया और उन्हें दिमागी परेशानियों में फंसाकर खुद भी जुदाई के अलाव में झुलसने को अकेली रह गई। जबकि उसका बर्ताव पहले अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन बहन के कहने के बाद वह इतनी बदल गई कि काया ही पलट गई। अजय तो अपनी फूल सी बच्ची खुशी से पल भर की जुदाई सहन नहीं कर सकता था। अगर ईशा उस वक्त समझदारी से काम लेती तो कोई वजह नहीं थी उसका घर इस तरह बर्बाद हो जाता। अजय ने कहा कि ईशा, थोड़ा सा सब्र कर लो और एक बात बता दो, जो परेशानी तुम्हें है मैं एक एक परेशानी को दूर कर दूंगा। औरत की आज़ादी, उसका अपना घर उसका हक है। एक ऐसा घर जिसकी वह खुद मालकिन हो, जहाँ वह कुछ भी करे, जहाँ बस उसी की हुकूमत हो। लेकिन हर बात के लिए एक सही वक्त होता है। माँ बाबा अभी बहुत बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें थोड़े से इंतज़ार की तकलीफ़ ही उठानी पड़ेगी। लेकिन ईशा ने कुछ महीने भी सब्र नहीं किया। ईशा के अंदर बहुत खूबियाँ थीं, लेकिन एक कमी बहुत बड़ी थी कि वह कान की कच्ची साबित हुई। उसकी बहन ने उसको बहका दिया कि जो आराम तुम्हें अपने अलग घर में मिलेगा वह तुम्हें इस जॉइंट फैमिली में रहकर सोच भी नहीं सकती हो। इसीलिए जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अलग घर का इंतज़ाम नहीं करता तुम मायके में ही रुक जाओ। यूँ अजय और उसके माँ बाप कई बार बहू को मनाने आए, लेकिन नाकाम और नाउम्मीद ही वापस लौटे। ईशा की बहन उसको उकसाती रहती कि सास को ऐसा कहो वैसा कहो, नंदे लेने आए तो वह जवाब देना,
खुद पति के सामने अपनी नंदों में कीड़े निकालना, जबकि ससुर के घर में तो बेटियां, बहू और बहनों की बहुत इज्जत की जाती है। यही वह बहनें तो थीं जो ठंड के मौसम में सिकुड़ती हुई रातों में अपने भाइयों के घर वापसी का इंतज़ार करती रहती थी, और जब भाई घर आते तो खाना दोबारा गर्म कर देती, उनके लिए बिस्तर बिछाती। ऐसा ख्याल रखने वाली बहनों के बारे में भला कोई भाई कैसे बुरा सुन सकता है। ये खून के रिश्ते थे, माँ बाप बहन भाइयों की प्यार की ये वह मजबूत बेड़ियाँ थीं कि उन्हें पल भर में नहीं तोड़ा जा सकता था। ईशा की बड़ी बहन तो इस हकीकत से बिल्कुल अनजान थी कि गांव में मिलजुल कर प्यार से रहने वाले खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। वह न जाने ईशा को जन्नत जैसे घर से निकाल कर उससे और उसकी मासूम बच्ची से न जाने किस बात का बदला ले रही थी। ये वही बहन थी जब नाना की मौत के बाद अपनी माँ और बहन का बोझ उठाने के लिए शादी से मना कर दिया था। खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन यानी ईशा को दुल्हन बनाकर विदा किया। वहीं बहन आज ईशा को समझाने के बजाय गलत बात पर उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। बिना शादीशुदा लड़की को भला क्या पता, हो सकता है एक खुशहाल परिवार जहां सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। इसीलिए ईशा की बहन को भी क्या पता था कि एक मोहब्बत करने वाला परिवार कैसा होता है। जब ईशा की मिन्नत कर कर के सब थक गए तो अजय ने अपने माता पिता से कहा कि बस पिताजी, बहुत हुआ, अब उसे वहीं रहने दीजिए जहाँ पर वह रहना चाहती है, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी उसी के साथ छोड़ूंगा क्योंकि वह माँ के बिना नहीं रह पाएगी। अब उसे इस घर के हर एक सदस्य के प्यार की कद्र होने दीजिए। हम उसके साथ अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें इंतज़ार करना होगा कि वह खुद लौट कर आए। देखते ही देखते ईशा की आंखों के सामने उसके बने बनाए आशियाने के तिनके बिखर गए और ईशा की ससुराल वालों ने बहू के ऐसे बर्ताव से मजबूर और उदास होकर कुछ महीने ईशा ने सोचा कि एक ना एक दिन अजय दूसरा घर ले ही लेगा और फिर वह अपने पति के साथ अलग रह लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ईशा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके पति ने उसे मनाने के लिए कितने जतन किए थे, लेकिन हर बार ईशा की बहन आगे आती रही। ईशा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढकर कुछ हद तक मुश्किल और परेशानियों को कम कर लेती। वह अपनी और अपनी बेटी की ज़रूरत के लिए अपनी बड़ी बहन पर निर्भर हो गई, जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बन गई। ईशा की बड़ी बहन ड्यूटी के बाद ठाठ से घर आकर लेट जाती और आराम करती, जबकि ईशा पर घरेलू कामकाज का सारा बोझ डाल दिया गया। कभी तबीयत खराबी की वजह से कोई काम ना कर पाती तो स्कूल से वापसी पर उसकी बहन उसको बहुत बुरा भला कहती और आड़े हाथ लेती। ईशा अपनी बहन की पाई पाई की मोहताज होकर रह गई थी। वही बहन अब ईशा को ताने देती ना थकती, जिसने उसे खुद इस हाल तक पहुंचाया था। उसको पता था, ये सच है कि शादीशुदा औरत की इज्जत उसके पति से और पति की इज्जत औरत से ही होती है। ईशा के साथ साथ उसकी 6 साल की बेटी भी एक नौकरानी की तरह सारा दिन काम में जुटी रहती। जब थकान से रोती तब वह पल होता जब बाप से अलग करने पर ईशा बहुत ज़्यादा पछतावे और अफसोस से हाथ मलती। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। अब खुशी समझदार हो चुकी थी और हर बात को समझ सकती थी। कभी माँ के दुख पर रोती और कभी उस पर गुस्सा आता कि एक बेटी के बारे में भी ना सोचा और अलग घर की जिद में इतने प्यार करने वाले सास ससुर को छोड़कर अपनी घटिया बहन का कहा मान लिया। बाप जिंदा था और खुशी कौड़ी कौड़ी के लिए अपनी मौसी की मोहताज थी। इस उम्र में तो लड़कियां अपनी पसंद के पहनावे पहनती हैं और वह अभी तक मौसी की उतरन पहनती थी। कभी कभी ईशा कहती थी, जी चाहता है जाकर अपने पति के पैरों में बैठ जाऊं और अपने इतने प्यार करने वाले सास ससुर से माफ़ी मांगकर उस स्वर्ग की भीख मांग लूं जिसे मैंने खुद ठुकराया था। लेकिन अब शर्मिंदगी के मारे उसके कदम नहीं उठ पाते थे और उसने फिर कभी अपनी ससुराल जाने की कोशिश भी नहीं की। वक्त ने रुख बदला तो ईशा के बालों में सफ़ेदी आ गई। अब वह घुलने लगी, घुल घुल कर किस्तों की मौत मरने लगी। उसकी दिली तकलीफ़ को बेटी की खुशी के सिवा कोई नहीं जानता था। पूरी रात वह जागती और उठकर रोती। एक लावा था जो उसके सीने में उबल रहा था और जुदाई का बीज जो उसने अपने हाथों से बोया था उसको झाड़ के कांटों की तरह जख्मी करता रहता था। इस दुनिया में तन्हा औरत एक बेकार पुर्जे की तरह समझी जाती है। समय ऐसे ही गुजरता रहा और फिर एक दिन खुशी के लिए एक क्लर्क का रिश्ता भी मौसी ने ढूंढ ही लिया। कौन सा इंतज़ाम करना था, क्या लेना देना था, इसका फ़ैसला ईशा की बहन ने खुद किया था। ईशा का तो जैसे किसी बात में कोई दखल ही नहीं था। यहाँ तक कि अपनी बेटी के लिए वह कैसा इंसान चाहती थी यह भी फैसला उसकी बहन ने खुद ही किया। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ कि जो ईशा की बहन ने सोचा भी नहीं था।
पड़ोसियों तक को पता नहीं था कि ईशा की बेटी की सगाई है। राज ईशा की बहन की स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर का भाई था। हालांकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन हिंदुस्तान में उसे कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल सकी थी और वह एक स्कूल में क्लर्क की जॉब कर रहा था। जब उसने खुशी की फ़ोटो देखी थी, एक ही नज़र में उसे खुशी पसंद आ गई थी और उसने खुशी से फ़ोन पर बात की थी, तो खुशी को भी राज बहुत पसंद आया था। वह बहुत अपनेपन से बात कर रहा था। खुशी ने मौका पाते ही उसे अपने पिता के बारे में सब कुछ बता दिया था और इतने सालों में जो कुछ गुजरा वह सब बताया था। राज ने उससे वादा किया था कि सगाई से पहले पहले मैं तुम्हारे पिता से तुमको मिलाकर रहूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। इस बात की किसी को भी भनक तक नहीं लगी थी। आज सगाई के दिन खुशी का दिल जैसे इंतज़ार में था कि 2 हाथ उसके सर पर रखकर कोई उससे कहेगा, बेटी मैं तेरा पिता आ गया हूँ। लेकिन आज के ख़ास दिन भी वह साया कहाँ था। खुशी आज अपने पिता को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आई। जब घर में शोर हुआ, पता चला कि खुशी का पूरा दधियाल आ चुका है। ईशा खुशी के कमरे में भागी और उसके चेहरे पर काफ़ी सालों बाद खुशी ने एक चमक देखी थी। वह खुशी को बाहर ले गई और ख़ुद अंदर ही कमरे में छुप गई, क्योंकि वह अपनी ससुराल वालों का सामना नहीं कर सकती थी। उसे गुजरा हुआ सारा समय और अपनी एक एक गलती याद आने लगी। पछतावे और शर्मिंदगी के आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया था। खुशी के दादा दादी खुशी के ससुराल वालों से बात कर रहे थे। शायद कुछ ख़ास बात हो रही थी। फिर सबकी नज़र खुशी पर पड़ी। तब दौड़कर खुशी के पापा ने उसे गले से लगा लिया। सबने बारी बारी से उसे खूब प्यार किया। सबकी आंखों में आंसू थे। खुशी के पिता उससे कहने लगे, बेटी मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हारी माँ की एक ज़िद की वजह से सब कुछ बदल कर रह गया। यह तो राज ने मुझे खबर की कि तुम्हारी सगाई है, वरना अपनी बेटी के इतने ख़ास दिन भी मैं उसे आशीर्वाद ना दे पाता। बेटी अब तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ससुराल में तुम ऐश करोगी। मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। मैंने तुम्हारे नाम जायदाद कर दी है और अपने दामाद को 5 लाख रुपए अलग दे रहा हूँ। मेरी बच्ची, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम सब साथ रहेंगे और अभी तुम्हारी शादी मैं नहीं करूँगा। मैंने लड़के से बात कर ली है। अभी वह अमेरिका जा रहा है, 5 साल बाद लौटेगा। अब तुम्हारी शादी अपने हाथों से धूमधाम से करूँगा। अब ज़रा अपनी माँ को तो बुलाओ, या अभी भी मुझे ही मनाने जाना पड़ेगा। खुशी ने अपने पिता से कहा कि वह पहले ही बहुत पछता चुकी हैं। शर्मिंदगी के मारे वह आपसे और दादा दादी से संपर्क नहीं कर सकी थी। ना ही मेरे पास आपका कोई पता था कि मैं ही किसी तरह आपसे या परिवार के किसी सदस्य से बात कर पाती। खुशी रोते हुए ये सब कह रही थी। खुशी ने और उसकी माँ ने जो मांगा आज उन्हें मिल गया। ईशा का पश्चाताप आज पूरा हुआ था। उसकी बेटी के सर पर उसके पिता और दादा दादी का आशीर्वाद, सबकी दुआएं थी। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अजय और अपने सास ससुर का सामना करे। तभी अजय ईशा के कमरे में गया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम सब फिर से साथ रह सकते हैं। यह सुनते ही ईशा अजय के पैरों में गिर गई और रोते हुए उससे माफ़ी मांगी और अपने सास ससुर से भी रोते हुए बार बार माफ़ी मांगती ही रही। ईशा को अपनी गलती का पछतावा था और यही अजय चाहता था। हालांकि अजय को इस बात का बहुत दुख था कि उसकी बेटी पिता की छाँव से वंचित रही थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जो होना था हो चुका। आज ईशा ने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़े और खामोशी से आगे बढ़ गई। वह अपनी बहन से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि अगर वह कहना शुरू करती तो न जाने कितनी शिकायतें, कितने ज़ख्म उसके दिल के अंदर थे। पर उन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं था। इस सब का जिम्मेदार वह खुद को ही मान रही थी। लेकिन कई साल बाद आज उसकी ज़िंदगी में फिर से रोशनी हुई है और खुशियों ने दस्तक दी है। वह खुशी अपने पति के साथ अपने आशियाने लौट रही थी। खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। लेकिन खुशी ने अपने दिल में यही इरादा किया कि वह कभी भी अपनी माँ की तरह अपने पति से कोई ऐसी ज़िद नहीं करेगी जो घर उजाड़ दे। ईशा को भला अलग घर की ज़िद ने मैं अपने असली घर को खोकर क्या मिला। एक सपने की खातिर हकीकत में मिली हुई खुशियों को खो देना कौन सी समझदारी है। तो ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ऐसी ही मोरल और इंस्पायरेशनल कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।